माहौल बना के रखेगी कि आप सुने बगैर रह नहीं पाएंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनिएगा। तो जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद कर लें, और बल्कि बेहतर यह है कि आज लाइट्स ऑफ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये स्टोरी आपको डर की दुनिया में ले जाएगी। और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने आस पास हिसार बांध लें। आगे तो आपको पता ही होगा कि ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। तो चलते अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैफ है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। याद से बात तकरीबन 8 साल पहले की है। मैं एक ऐसा ट्रक चलाता हूँ जिस पर गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल की जाती हैं, जिन्हें हम हैंगर कहते हैं। वो हैंगर ट्रक कहलाता है और उस पर कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हैं। अक्सर हमें कंपनीज़ के ऑर्डर मिल जाते हैं कि एक ही कंपनी की कुछ 8 से 10 गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करनी है। वरना हमारा ऐसा काम भी है कि हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते थे। ऐसा होता था कि किसी को अपनी गाड़ी भिजवानी है दूसरे सिटी, तो वो हमें कॉल कर देता था, फिर हमारी कंपनी का एक बंदा वहाँ जाकर गाड़ी रिसीव कर लेता था। हमारा काम कुछ इस तरह था कि हम एक चेक लिस्ट बनाते थे, गाड़ी को पहले इंस्पेक्शन करते थे उसके ऑनर के सामने। एक चेक लिस्ट बनाते थे जिसमें गाड़ी के जो जो पार्ट ओके हैं उन पर हम चेक लगाते रहते थे, और इसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनाकर गाड़ी हमारे हैंडओवर हो जाती थी। जो हमारे ऐसे नुमाइंदे होते थे वो शहर से गाड़ियाँ कलेक्ट करके एक जगह ले आते थे और वहाँ पर हैंगर जो ट्रक था उस पर लोड होती थी। अक्सर ऐसा भी होता था कि एक्सीडेंट गाड़ियाँ वो भी उस हैंगर पर जाती थी क्योंकि वो चल नहीं सकती, और कुछ लोग बाय रोड गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते तो वो हमें बिल्टी करवा देते थे। वो ट्रक चलाना मेरी जॉब थी, और इसी दौरान मेरे साथ फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बहुत नाकाबिले फरामोश था। पूरे शहर से गाड़ियाँ कलेक्ट करके जब वहाँ लाई गई तो फिर उसके बाद गाड़ियाँ लोड होना शुरू हुई। एक गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था बिल्कुल लास्ट में लोड की, क्योंकि वो लोड नहीं हो पा रही थी। उसे लिफ्टर से उठाकर ट्रक में लोड कर दिया गया, और फाइनली फिर हम 12 बजे रात को कराची से निकल पड़े इस्लामाबाद के लिए। हम अपने सफ़र पर रवाना हो चुके थे। मेरी गाड़ी की स्पीड हद रफ्तार 40 पर मेंटेन रखनी होती थी, क्योंकि इससे ज़्यादा ना वो गाड़ी लोड ले पाती है और फिर पीछे खड़ी गाड़ियों के लिए भी डेंजरस है। तो मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू की। मेरे साथ एक और भी बंदा था जो कि खुद भी ड्राइवर था, क्योंकि हमें तकरीबन इस स्पीड को मेंटेन रखने में और सफ़र तय करने में 3 दिन लग जाते थे इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते। तो इस दौरान हम मिलकर ही गाड़ी चलाया करते थे, कभी वो कभी मैं, और बीच बीच में कहीं ना कहीं हम स्टे भी ले लिया करते थे खाना पानी और नमाज वगैरह के लिए। और खुदा न खास्ता अगर गाड़ी को कुछ हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो भी लंबे टाइम के लिए हमें स्टे लेना पड़ता था। बहरहाल तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ उस हैंगर पर लोड थी और हम सफ़र पर रवाना थे। हमारा प्लान था कि हम सुबह फजर के बाद रोशनी में एक ख़ास एरिया क्रॉस कर लें जहाँ पर लूटा मारी का बहुत ख़तरा होता है। तो इसीलिए हमने उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का प्लान किया और हम सफ़र पर निकल पड़े थे। रूटीन के मुताबिक सफ़र चलता रहा। हम अभी सिंध में ही थे कि हमें ऑफिस से कॉल आती है कि आगे जो मेन रोड है वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो करना ये है कि आपको कोई ऑल्टरनेट रूट लेना है या आप लोगों को यहाँ स्टे रखना है। जब वो रास्ता क्लियर होगा तो हम आपको बता देंगे। उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप लोगों ने नहीं जाना, आप लोग पहले ही स्टे कर लें। खैर उन्होंने हमें एक पॉइंट बताया था कि उस पॉइंट पर जाकर आपको रुक जाना है या आप कोई ऑल्टरनेट रास्ता देख लें। अभी वो पॉइंट तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र बाकी था। अभी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कह दिया और हमने वहीं ब्रेक लगा लेनी। उन्होंने जो पॉइंट बताया था वो तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफ़र पर था कि वहाँ जाना है, मैं भी तब तक रोड क्लियर हो जाए। और सुना था कि वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, और सुना था वहाँ के मकामी लोगों ने उस जगह का रोड ब्लॉक कर दिया, तो इसलिए वहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। तो बेहतर ये है कि या तो दूसरा रास्ता ले लिया जाए या फिर वहाँ स्टे कर लिया जाए, आगे ना जाया जाए, मैं भी कि ख़तरा हो सकता है। तो बहरहाल उनके फ़ोन के बाद हमने आपस में डिस्कस किया। मेरे साथ जो ड्राइवर था वो बहुत सीनियर ड्राइवर था,
उसने कहा तुम चलते रहो, मैं तुम्हें आगे से एक और रोड पर ले चलूँगा। वो रास्ता है तो लंबा, लेकिन हम आगे जाकर ये एरिया क्रॉस कर सकेंगे, लेकिन ये रास्ता हमें तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे बिल्कुल ऑफ रूट जाना पड़ेगा। तो मैंने एग्री कर लिया, क्योंकि हमें ऑन एंड ऑफ ये खबरें आ रही थी कि मैं भी वो रास्ता काफ़ी देर के लिए ब्लॉक होगा, कब तक होगा ये कुछ पता नहीं था। तो बेहतर ये था कि गाड़ी कंटिन्यूस चलती रहे और सफ़र तय होता रहे। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारे काम में, क्योंकि लोगों की बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ पीछे हैंगर पे लोड थी। अब होता ऐसा था कि हम जो गाड़ियों की कीज़ थी वो अपने पास रखते थे। गाड़ियाँ लॉक थीं और नीचे से भी लॉक थीं कि वो हिल ना पाए। बहरहाल मुझे उस ड्राइवर ने एक रास्ते पर टर्न लेने को कहा। मैंने उस रास्ते पर टर्न ले लिया और उसके बाद हम उस सफ़र पर चलने लगे। यहाँ बताता चलूँ, उस सर्दियों की शदीद रात थी। अमूमन सिंध में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आप खुले एरिया में निकलते हैं जहाँ सब्ज़ा वगैरह हो तो आपको ठीक ठाक ठंड लगती है। वो पीक टाइम था दिसंबर का और बहुत ज़्यादा ठंड थी। गाड़ी में हीटर हमने ऑन कर रखा था। ट्रक चलता रहा। मुझे पहले बड़ा ताज्जुब हुआ कि न जाने ये कौन से रास्ते पर ले आया, लेकिन चूँकि सीनियर ड्राइवर था, मैं उसकी बात को डिनाई नहीं कर सकता था और मैं भी यही चाहता था कि सफ़र चलता रहे। मैं ड्राइव कर रहा था। वो साथ वाली सीट पर सीट लंबी करके अपने दोनों पाँव डैशबोर्ड पर रखकर ऐसे रिलैक्स होकर लेटा हुआ था और उसके हाथ में फ़ोन था जिसमें वो फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहा था। तकरीबन 2-3 घंटे गुजर गए। हमने जो टर्न लिया था वो एक आबादी से लिया था और कुछ ही देर बाद वो आबादी भी ख़त्म हो गई थी और वो वीरान और सुनसान रोड था। काफ़ी देर बाद कोई गाड़ी अगर हमें नज़र आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। और दरख्त बहुत ही पुराने और बहुत क्रीपी दरख्त दोनों तरफ और बिल्कुल बंजर इलाका। पता नहीं यहाँ कौन आता होगा, ये रोड किस लिए बनाया था मुझे तो आज तक याद नहीं। एक ही दफ़ा उस रोड पे गया था और उस रोड से इतना डर गया था। बहरहाल गाड़ी चल रही थी। मैंने देखा जो मेरे साथ वाला ड्राइवर था कुछ ही देर बाद उसने फ़ोन बंद किया और आंखें बंद करके लेट गया। ये नॉर्मल था, हम लोग ऐसे ही आराम कर लिया करते थे, या हमारी सीट के पीछे एक जगह थी जहाँ पर ड्राइवर हजरात अपने आराम के लिए लेट जाया करते थे। उसने मुझे कहा भी था तकरीबन 3-4 घंटे के सफ़र के बाद एक आबादी आएगी, वहाँ से 2 रास्ते जा रहे होंगे, तो तब मुझे उठा देना या तुमने राइट वाले रोड पर ले लेना। अगर तुम भूल जाओ, कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए तो मुझे उठा देना। मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और हुआ ये, उसमें मेरी भी गलती नहीं थी। मैं सिगरेट पीने का शौकीन हूँ और मेरे पास सिगरेट बिल्कुल एंड थे। पता नहीं ये वीरान रास्ता कहाँ तक बिल्कुल वीरान था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गनीमत है ही आबादी आई। मेरे पास 2-3 सिगरेट तो थे, लेकिन मैंने स्टैंड बाय में एक पैकेट और ले लिया। मैंने उसी आबादी में गाड़ी रोकी और एक शॉप से जाकर सिगरेट बाय कर ली और उसके बाद दोबारा से गाड़ी में बैठ गया। वहाँ से निकलते वक्त ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत टर्न ले लिया। पहला लेफ़्ट साइड पे टर्न था, वो बिल्कुल ऐसे नहीं था कि बिल्कुल लेफ़्ट पे जा रहा, वो हल्का सा लेफ़्ट पे कर्व था, इसीलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने गलत टर्न ले लिया और मैं गाड़ी चलाने लगा। वो न जाने पता नहीं कौन सी जगह रास्ता जा रहा था, बलूचिस्तान या अल्लाह जाने कहाँ पर, बस गाड़ी चलाता चला जा रहा था। अब यकीन जाने गाड़ी कोई 1-आध घंटा और चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पथरीले पहाड़, ना सब्जा और दरख्त भी ऐसे जैसे बिल्कुल बंजर। मैं न जाने कहाँ ले आया था। अब मुझे दिल में खुटका भी हो कि शायद मैं किसी गलत रोड पे आ गया हूँ और ये भी लगे कि शायद मैं सही जा रहा हूँ। अभी तक वो आबादी नहीं आई, क्योंकि पीछे आबादी तो आई थी लेकिन वहाँ टर्न नहीं मिला था, तो मैं भी कि अभी आगे आने वाली है, इसीलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और गाड़ी चलाने लगा। बस चलता रहा और चलता रहा। मैं क्या बताऊँ उदनान भाई, चारों तरफ देखने पे, नजरें घुमाने पे इतना सन्नाटा, इतनी वीरानियत और इतनी वहशत उस जगह से आ रही थी। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की साथ, इतना सन्नाटा, और उसी में मेरी गाड़ी बस चले जा रही थी। मेरे साथ वाला ड्राइवर भी सो रहा था और पहले कभी इतने लंबे सफ़र पर मैं कभी इस तरह अंदर से नहीं घबराया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी सी होने लगी।
अब चूंकि मेरे ट्रक की रोशनी में जो मुझे दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था, दोनों तरफ खूब अंधेरा, और बैक मिरर में भी मुझे सिर्फ अपनी गाड़ी की बैक साइड पे जो रेड लाइट जल रही होती है बहुत पीछे, सिर्फ वो ही दिखाई दे रही थी। अगर मैं अपने साइड मिरर में भी देखूं तो मुझे सिर्फ वो रेड लाइट ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे पीछे बिल्कुल घुप अंधेरा दिखाई दे रहा और कुछ भी नहीं। ट्रक वही 40 की स्पीड में चल रहा है कि अचानक मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई वुप करके एक तरफ से दूसरी तरफ गया है। वो कोई वाइट कलर की परछाई टाइप की थी, शायद ऐसा था जैसे कोई औरत थी। अब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ये सच था, मैंने देखा, या मेरा वहम था। मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाने लगा। इस वीरान जगह पर और ऐसी जगह पर कोई भला कैसे आ सकता है, और वो भी कोई औरत, और फिर इतनी स्पीड से कोई इधर से उधर कैसे जा सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप रात में ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी के हेडलाइट के सामने कोई ऐसी चीज़ चमक कर गई हो जैसे कोई पतंगा या कोई ऐसी चीज़, तो आपको फील होता है, बाकायदा पता चलता है। मैंने अपने दिल को समझाने के लिए वही समझा कि शायद ही कुछ ऐसा वैसा कोई पतंगा हो जो हेडलाइट के बहुत करीब हो, और चूंकि हेडलाइट का फोकस बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए ऐसे लगा हो जैसे लाइट एकदम से जली बुझी है। लेकिन मैं उसको कहाँ से कहाँ जोड़ रहा था, अपने आप को समझाने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए, पर बात कुछ और ही थी। अब चूंकि मुझे अंदर से वाइब्स आ रही थी कि मैं एक गलत रास्ता ले चुका हूँ, ये वो जगह नहीं है। अगर मुझे पंजाब की तरफ जाना है तो ऐसे पहाड़ उस साइड पर नहीं आते, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ। ये यकीनन मैं कि बलूचिस्तान की साइड शायद निकल आया। मैंने अपने साथ वाले ड्राइवर को उठाया, मैंने कहा भाई देख, मुझे लग रहा है हम किसी गलत रास्ते पर निकल आए। उसने उठते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। वो शाउट हुआ मुझ पर क्योंकि कंपनी का फ्यूल जल रहा था और उसकी जवाबदारी हम दोनों की थी। उसने मुझे कहा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने गलत टर्न ले लिया। मैंने कहा मुझे खुद इस चीज़ का आइडिया नहीं था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि भाई अब मुझे डर भी लग रहा है, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। उसने मुझे कहा हमारे पीछे करोड़ों की गाड़ी हैं और हम किसी गलत रूट पे जाने का रिस्क भी नहीं ले सकते। खुदा ना खास्ता यहाँ पर डाकू वगैरह हमें पड़ गए तो हम क्या करेंगे? हम तो एक आम से ड्राइवर हैं, कहाँ कहाँ मुंह देते फिरेंगे। मैं भी बहुत डर गया, एक तो ये जिम्मेदारी, फिर डाकुओं का डर, और फिर कुछ और जो इस रोड पर चलने वाला था, और उसका एक ट्रेलर मुझे कुछ देर पहले मिल चुका था। अब मसला ये था कि हमारे फ़ोन्स में सिग्नल भी आना बंद हो गए थे कि हम अपनी कंपनी पे राब्ता भी कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो गए, एक ब्रेक लगाया और आपस में डिस्कस किया। अब मेरे साथी ने कहा कि थोड़ा सा और चलो, हो सकता है हमें वहाँ से कोई ऑल्टरनेट रास्ता मिल जाए, कोई आबादी आ जाए, हम उनसे पूछ लें, और बजाय इसके कि हम इतना रास्ता तय करके आ चुके हैं, दोबारा गाड़ी इतना चलेगी, फ्यूल ज़ाया होगा, कंपनी का भी नुकसान है और हमारे लिए भी मसला हो सकता है। एक रिस्क था, अब इतना तो हम चल के आ चुके थे और दोबारा हम इतना वापसी का रास्ता नहीं ले सकते थे। पर अगर अल्लाह ना करे कोई आगे रास्ता ना मिला तो वो हमारा आखिरी ऑप्शन है, हमें वापसी इस रास्ते से आना है। हम चलते रहे और बस गाड़ी चलती रही, बस हमारा मुंह बना रहा। अंदर से परेशान भी थे और डरे हुए भी थे कि अभी इस वीरान इलाके में कोई डाकू आकर हमें लूट ना ले। गाड़ी चलती रही। उसने मुझे कहा कि बस तुमने गाड़ी पे पूरा फोकस रखना है, गाड़ी रोकनी नहीं है, और अल्लाह ना करे कोई सामने आता है, जो एक्शन लेना हो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने पैनिक नहीं होना। बस वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा था और मेरा दिल डूबे चला जा रहा था कि लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन वो पूरा तैयार था कि अल्लाह ना करे कि कोई हमारे सामने आ जाए और हमारा ट्रक रोक दे। हमने ट्रक में एक बैट रखा हुआ था जो खुदा ना खास्ता किसी बुरे वक्त में हमारे काम आए। उसने वो बैट निकाल लिया और अपने पाँव के पास रख लिया। कहने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो भी डाकू आएंगे वो असले के जोर पे आएंगे, ये बैट कोई काम नहीं करेगा उनके सामने, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, उसके उठने के बाद मुझे इस मखलूक से ज़्यादा डाकुओं का डर लग गया था, क्योंकि वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था और जिस तरह की वो बातें कर रहा था मैं भी बहुत पैनिक हो चुका था। बहरहाल गाड़ी चलती रही, लेकिन हमें कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि रुक 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 रुक। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई। वो अपनी विंडो साइड पर उस तरफ देख रहा था और
हाथ का इशारा मेरी तरफ था कि गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी तो उसने कहा वो देखो। मैंने जब देखा तो दूर कहीं पे हल्की सी रोशनी थी। उसने बोला वो देखो सामने कोई है वहां पे, यकीनन कोई इंसान है जो वहां आग जल रही है। मैंने कहा अब क्या करना चाहिए, वहां तक पैदल तो नहीं जा सकते, क्या मैं ट्रक मोड़ लूं? उसने बोला तुम पागल हो, ये उबड़ खाबड़ इलाका है, वहां तक कारपेटेड रोड नहीं है, तो बेहतर यह है कि रोड से उतार कर गाड़ी को एक साइड पे करो और चलते हैं वहां जाकर किसी से पूछते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा रास्ता आगे तय करें। अगर आगे से कोई रास्ता नहीं है तो हम यहीं से वापस चले जाएं। मैंने उसे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के सामने से कोई गुजरा। उसने कहा तुम्हारा वहम होगा, तुम परेशान नहीं हो, चलो चलते हैं वहाँ पर, और तुम्हें अगर ज़्यादा डर लग रहा है तुम गाड़ी में बैठो, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। पहले तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा है। फिर उसने कहा कि चलो मेरे साथ। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा क्योंकि पीछे गाड़ियाँ लोड हैं और यहाँ भी कोई एक होना चाहिए। उसकी बात मुझे भी समझ में आई, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी जाओ और जल्दी आना। उसने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, तुम दरवाजे बंद करके गाड़ी में बैठे रहो। मैंने कहा ठीक है, और वो उतर कर उस जगह चलने लगा जहाँ पर वो आग चल रही थी। कुछ ही देर बाद वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने ट्रक को रोड से उतार के एक साइड पे करके बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि अब वो मेरा ट्रक उस अंधेरे में कहीं गुम हो गया था जिसमें मैं बैठा था केबिन में। मैंने केबिन की भी लाइट ऑफ कर ली, बाहर की हेडलाइट ऑफ कर ली, और बस मैं बाहर का वो मंजर देख पा रहा था। वो इतना खौफनाक कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी वीरानियत, इतनी वहशत। अब मुझे लग रहा था कि जैसे अभी कोई मेरे सामने आ जाएगा, मेरी विंड स्क्रीन से मुझे नज़र आएगा। मैं कभी अपने लेफ़्ट वाले शीशे से देखता, कभी राइट वाले शीशे से देखता, और कभी विंड से बाहर को देखता। मैंने उसका एक हल सोचा। अगर आपने पाकिस्तानी ट्रक्स में जो देसी स्टाइल देखा होता है कि हमने पर्दे, जैसे घरों में पर्दे लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे एक तार लगा रखी होती है, उस पर पर्दे हमने हैंग किए हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी अपने ट्रक में किया हुआ था। मैंने वो पर्दे बिल्कुल सामने स्क्रीन के कर दिए और राइट साइड पर भी पर्दे कर दिए। वो हम अमूमन इसलिए लगाते हैं कि अगर कहीं पे आराम करना पड़ जाए जहाँ धूप हो तो हम पर्दे आगे करके केबिन में सो जाते हैं, ट्रक को वहीं रोक कर। ऐसा भी होता है क्योंकि हम बहुत लंबे लंबे सफ़र करते थे। मैंने ऐसा ही किया, मैंने सारे पर्दे आगे कर दिए और जो साइड वाले दोनों डोर्स का पर्दा था वो भी आगे कर दिया। अब मैं गाड़ी में बिल्कुल खामोश बैठा हूँ। अदनान, इतनी खामोशी थी कि एक मिसाल दी जाती कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ आए, बिल्कुल वैसी खामोशी थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं अपनी सीट को पीछे करके अपना मोबाइल यूज़ करने लगा। मोबाइल की भी आवाज़ मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे अपने मोबाइल में भी कुछ ऑन होता तो भी मैं डर जाता, यानी कि मेरे कान इतने खड़े हो गए थे और मैं इतना सेंसिटिव हो गया उस टाइम। अब यहाँ से शुरू होता है असल खौफनाक वाक़यात का सिलसिला। दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ये चैनल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा जो साथी है वो उस पॉइंट पर जहाँ पर आग जल रही थी वहाँ तक उसे जाने में कम से कम भी 15-20 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। तो कम से कम मैंने आधे पौने घंटे का आइडिया लगा लिया कि मुझे इतना वेट तो ट्रक में करना ही पड़ेगा। मैं खामोशी से बैठा रहा। सुकून यूँ था कि मैंने अपने ट्रक की लाइट्स ऑफ कर रखी थी और कैबिन की भी, कि कोई इस जगह मुतवज्जो ना हो। लेकिन मैं भी कि मैं ट्रक चला कर यहाँ तक लाया हूँ कि दूर से, क्योंकि वो मैदानी इलाका था, कि कहीं दूर से किसी ने देख लिया हो और वहाँ से हमें फॉलो करता हुआ वो इस ट्रक तक ना पहुँच जाए। और ऐसा ही था। थोड़ी देर बाद ट्रक के पीछे लोड एक गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। आप यकीन करें अदनान, मैं हिल गया अपनी जगह से। वो सिक्योरिटी अलार्म पूरे एरिया में ऐसे गूंज रहा था जैसे जिन गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई होती है और उन गाड़ियों को कोई हिट करे तो वो साउंड बजने लगता है। ये तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो गाड़ी का साउंड बजने लगा
और उस वीरान जगह पर ऐसे गूंज रहा था कि बहुत दूर तक भी वो सुनाई दे। अब चूंकि एक गाड़ी बोली तो दूसरी गाड़ियां भी शुरू हो गईं। देखते ही देखते अदनान 10 से 12 गाड़ियां उस वीरान जगह पर ऐसे शोर मचा रही थीं कि बस ना पूछें। वो मंजर सिर्फ मैं ही देख सकता था और मैं ही महसूस कर सकता था। अब मेरी जगह अपने आप को उस टाइम इमेजिन करके देखें। क्या माहौल हो कि आप एक खौफनाक सन्नाटे वाली वहशत ज़दा जगह पर खड़े हो और आपको दूर दूर तक कोई इंसान नज़र ना आ रहा हो, आप अकेले हों और आपके पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो शोर कर रही हों। सोचें क्या हालत हो। लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि इतनी खामोशी में ये गाड़ियाँ बिला वजह कैसे इतना शोर मचा सकती हैं। हालांकि चूंकि अब गाड़ियाँ ट्रक पर लोड थीं, यकीनन इन गाड़ियों को किसी ने छेड़ा था और इनका सिक्योरिटी साउंड ऑन हो गया। मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मैंने हल्का सा कपड़ा हटाया और छुप कर अपने दोनों साइड मिरर में देखा। मुझे दोनों तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा था। ट्रक के डैशबोर्ड से मैंने उनकी कीज़ निकाली और बारी बारी सारी गाड़ियों का सिक्योरिटी अलार्म ऑफ किया। मैं डर रहा था और मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय वहाँ सब्र करके बैठने के और अपने आप को ऐसे ही सिक्योर रखने के। मैंने गाड़ी के दोनों डोर्स लॉक किए हुए थे और फिर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोई बाहर चलता हुआ गाड़ी के कैबिन तक आया। मैं कान लगाकर सुनने लगा। मेरे कान उसी तरफ थे। उस खामोशी में मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोई पाँव खिसकाता हुआ कैबिन तक आ रहा है। मैं बस कान लगाकर बाहर ही सुन रहा था। अब मुझे ये भी डर था कि मैं भी कोई इंसान हो, कोई डाकू वगैरह ना हो, और इसीलिए मैंने इससे पहले अपने साइड मिरर से बाहर की तरफ देखा था, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया था। अब कोई था जो मेरे केबिन के बाहर था और वो उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज़ बहुत पुरस्कार थी, जैसे वो केबिन के बहुत करीब हो और महसूस करना चाह रहा हो कि गाड़ी में कोई है कि नहीं। मैं दम साधे सांस रोके कि मेरे सांस की भी आवाज़ ना आए, मैं अपनी सीट पर लेटा रहा और बस कान बाहर की तरफ थे। ये तो कंफर्म था कि कोई बाहर है, लेकिन चूंकि हमने जो पर्दे लगा रखे थे वो कुछ ज़्यादा मोटे नहीं थे, हल्के पर्दे थे। उनसे इतना महसूस हो जाता है कि बाहर कौन खड़ा है। उससे वाज़िया तौर पर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर तो नहीं देखा जा सकता कि बाहर हल्की हल्की चांद की रोशनी भी थी, लेकिन कैबिन बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई बाहर से अंदर तो नहीं देख सकता था, लेकिन हमें बाहर का आइडिया हो सकता था अगर आप गौर करें तो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कैबिन के साइड पर कोई खड़ा है। हल्की सी झलक सी महसूस हुई। वो कौन था? कोई इंसान था, कोई बला थी, कौन था? कुछ वाज़िया नहीं हो रहा था। इतना वाज़िया नहीं था, बस वो वहाँ खड़ा था और जायज़ा ले रहा था। उसने शायद पहले पूरी गाड़ी का चक्कर लगाया, क्योंकि उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ नजर आ रही थी। अब वो कदम उसी जगह पर थे और इतने में मुझे बाकायदा दोबारा से किसी के कदमों की आवाज़ आई कि अब कोई और उसके पास चलता हुआ आ रहा है। अब वो दोनों एक जगह मौजूद हैं और मेरी गाड़ी के पास खड़े होकर आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। उनके खुसर फुसर की आवाज़ इतनी भयानक थी और वो न जाने कौन सी लैंग्वेज में हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे। कहानी बताने में तो आप लोग शायद एंजॉय कर रहे हो और अपने बिस्तर पर लेटे इसे सुन रहे हो, लेकिन उस टाइम मैं वहाँ मौजूद था। मेरे साथ जो बीत रही थी शायद ही आप इसे इमेजिन करके उसे अपने ऊपर फील कर सकें, लेकिन जब इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है उस पर क्या गुजर रही होती है वो मैं जानता था। आप यकीन करें अदनान, बताते हुए तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा वहाँ यूरिन भी पास हो गया था। मैं इतना डर चुका था। एक अनजानी चीज़, एक अनदेखी चीज़ जिनके बारे में सुना था कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं और कुरान में पढ़ा भी था, उसका एक्सपीरियंस इतना करीब से कर लूँगा मुझे नहीं पता था। अब होता ऐसा है कि इसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम गुजर जाता है। वो वहाँ खड़े कुछ विस्परिंग करते रहते हैं और उसके बाद वो पीछे जाते हैं। मुझे गाड़ी की हरकत भी महसूस होती है, यानी कि वो जो भी थे उनके एक दफ़ा हल्का सा हिलाने पे गाड़ी ऐसे जैसे कोई खिलौना हो इतनी ज़्यादा हिलने लगी, इतनी मूव करने लगी। लेकिन मुझे पैनिक नहीं होना था, मुझे चीखना नहीं था, मुझे अपने डर पर काबू रखना था। इसलिए मैंने अपने आप पर काबू रखा और अल्लाह रसूल का नाम लेने लगा
मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, मैंने 4 कुल पढ़े, अपने ऊपर फूंक लिए और बस अल्लाह से मदद मांगने लगा। मुझे अपने साथी की भी फिक्र थी जो अभी ट्रक से बाहर था और उस वीराने में कहीं गया था। न जाने उसके साथ कुछ हो ना जाए, या अल्लाह उसे भी खैर खैरियत से वापस ले आ और हमें बस इस जगह से निकाल। इसके बाद कभी भी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। बाहर अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। अब मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे वो जो भी मखलूक है, अब उनके साथ कोई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मेरे ट्रक के साथ खेल रहे हैं, मेरे ट्रक को मूव कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं। अब आप यकीन जाने, अब मुझे ऐसे लगने लगा कि दूर से किसी औरत ने इनको आवाज़ दी है। वो औरत भी उसी भयानक आवाज़ का एक हिस्सा थी। जैसे ये लोग अपनी एक अजीब सी आवाज़ में कुछ विस्पर कर रहे थे, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ उस औरत की थी, लेकिन उसने लाउडली इन सबको आवाज़ दी और वो कुछ और लैंग्वेज में इनसे कुछ कह रही थी। अब मैं उसका खुलासा करता चलूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने उस टाइम सिचुएशन समझी। जैसे वो कहना चाह रही हो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये बच्चों को क्यों लेके आ गए यहाँ पे, चलो घर चलें, और यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्यों खड़े हो। उफ मेरे खुदा, उसकी आवाज़ और ये सब कुछ मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। वो शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए हेल्प भेजी थी। उस औरत ने इन सबको इकट्ठा किया। अब ऐसे लगने लगा वो सब लोग बाहर उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चलने लगे हैं। वो थोड़ी देर बाद वो जगह बिल्कुल वैसे ही वीराने में डूब गई। मैंने अपने लेफ्ट साइड का जो पर्दा था उसको हटाकर जायज़ा लेना चाहा कि मेरा साथी कहाँ पहुँचा, वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहरहाल वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। बाहर खूब अंधेरा था, पर बाहर का माहौल इतना वहशत ज़दा था, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा खुद से आ जाएगा जब भी आ जाएगा। बस अंदर बैठा रहा और कुरानी कलमात पढ़ता रहा, बस वेट करता रहा। मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मेरे ट्रक का डोर नॉक होता। मैं हिम्मत करके पर्दा हटा कर देखता हूँ तो मेरा साथी बाहर खड़ा होता है। मैं फ़ौरन से उसका डोर खोल देता हूँ। मेरा साथी अंदर बैठता है और बहुत परेशान होता है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, कोई मिला वहाँ। उसने कहा कि मैंने कुछ अजीब ही देखा है वहाँ पे। वहाँ आग जल रही है और एक झोंपड़ी नुमा घर है, अंदर बकायदा हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। ना ही मुझे वहाँ कोई मिला और ना ही करीब। मैंने चारों तरफ आवाज़ें भी दी, लेकिन मुझे किसी की कोई मौजूदगी वहाँ महसूस नहीं हुई और ना ही मुझे वहाँ कोई मिला। उसकी बात बड़ी अजीब थी। उसने कहा मैंने कुछ देर वेट भी किया लेकिन कोई नहीं आया, और फिर मुझे डर लगने लगा कि यहाँ कुछ मामलात और ही ना बन जाए। बेहतर यही है कि हम कंपनी को जवाब दे लेंगे, हम यहीं से ट्रक रिवर्स करते हैं और वापस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि उसे सारी बात अभी बताऊं। अभी मैं बहुत घबराया हुआ था, मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत परेशान हो, तुम डरे हुए हो, खैरियत है। मैंने कहा मैं बताता हूँ। उसने कहा मैं ट्रक चला लेता हूँ, तुम बहुत घबराए हुए हो। मैं उसे फ़िलहाल ट्रक नहीं दे सकता था क्योंकि जिस सीट पर मैं बैठा था वो एक वजह जो मैंने आपको बताई, उस वजह से वो सीट ख़राब हो चुकी थी। मैंने ट्रक मोड़ा और वापस उस रास्ते पर चलने लगा। अदान यकीन जाने जब तक वो रास्ता कटा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई हमारे राइट वाले शीशे से आ जाएगा या लेफ़्ट वाले शीशे से। हमें मुसलसल किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। बहुत ही खौफनाक रास्ता था और बहुत ही सुनसान। यकीन जाने वो 3 से 4 घंटे वापसी उस रास्ते पर चलते रहे, बिल्कुल वीरान और सुनसान, बिल्कुल वैसा ही मंजर, दूर तक न बंदा न बंदे की ज़ात। हम वापसी चलते रहे और बिल आखिर वही शहर आ गया जहाँ से हमें टर्न लेना था। फिर मैंने वहाँ रुककर अपने आप को, गाड़ी को साफ़ किया और उसके बाद हमने वहाँ चाय वगैरह पी, खाना वगैरह खाया। मैंने अपने साथी को पूरा वाक़या बताया और वहाँ का जो मकामी होटल वाला था उसने हमसे पूछा भी कि आप लोग उस तरफ से कहाँ से आ रहे हो। हमने उन्हें पूरा वाक़या बताया। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। मकामी लोग उस जगह को जिन्नात की वादी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो चुके। वहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक नहीं जाती, यही इंडस्ट्रियल ट्रक वगैरह ही जाते हैं, वो भी काम के सिलसिले में। अदरवाइज़ वहाँ पर किसी का जाना आना नहीं होता। वो जगह बहुत ही हॉन्टेड है और बहुत ही पुरस्कार। अच्छा किया आप लोग वापस आ गए और आगे नहीं गए, क्योंकि वहाँ से पंजाब का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है जो आपने गलत ले लिया था। बहरहाल हम लोग बहुत हैरान हुए
और फिर खाना वगैरह खा के फ्रेश होकर हम वहाँ से फिर अपने सही रास्ते पर चले और वो रास्ता हमने तय किया। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था, मुझे आज तक याद है। और इसके अलावा भी मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है जो मैं फिर किसी स्टोरी में आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ आपको और आपके सुनने वालों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।